गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यह बीए पार्ट 1 पेपर 1 से संबंधित है। तो आइए चलिए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं और उससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, पृथ्वी के तापमान में हो रहे लगातार वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित है। सौर विकिरण का 51% भाग लघु तरंगों के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और यह पृथ्वी की सतह से टकराकर दीर्घ तरंगों के रूप में वापस ऊपर की ओर जाती है और इसी क्रम में वह वायुमंडल को गर्म भी करती है। इससे पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, परंतु कुछ गैसें इन दीर्घ तरंगों को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देती हैं, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया ग्रीन हाउस जैसी काम करती है। तो एक नया वर्ड आप लोगों ने सुना, ग्रीन हाउस। तो चलिए बताते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। ठंडे प्रदेशों में, शीत या शीतोष्ण भागों में, वहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, इसलिए फल, सब्जियों और पौधों को उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, पेड़ पौधों, सब्जियों को उगाने के लिए वे कांच से बने घरों का निर्माण करते हैं और ये कांच से बने घर में सूर्य से आने वाली लघु तरंगें प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ सतह से या धरती से टकराकर वापस दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाना चाहती हैं, लेकिन ये कांच के सतह या कांच के परत या कांच के दीवार उनको बाहर जाने से रोकती है। फलस्वरूप क्या होता है कि कांच के घर का तापमान बढ़ने लगता है और यह तापमान पौधों के बढ़ने में, वृद्धि में सहायक होता है। इस प्रकार वहाँ सब्जियों की खेती हो पाती है। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी पर तापमान किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका टेंडेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि का कारण है। सन 1861 जो एक प्रकार का विभाजन वर्ष है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो उसके पहले मान लिया जाता है कि पृथ्वी का पर्यावरण साफ था, बिल्कुल आदर्श था और औद्योगिक क्रांति जो 1861 में हुई, उसके बाद से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होने लगी। तो 1861 के बाद पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1988 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आईपीसीसी का गठन किया गया। आईपीसीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसके द्वारा कई लक्ष्य निर्धारित किए गए और इसी के द्वारा कई बैठक और सम्मेलन भी आयोजित किए गए। चलिए तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी के तापमान में किस गति से वृद्धि हो रही है। तो 1861 से 1990 तक 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी थी। मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी थी। 2020 तक संभावना है कि 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 2030 तक 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है और सदी के अंत में यानी कि 2100 में, सन 2100 में
6.4 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा, तब पृथ्वी पर मनुष्य जाति और जीव जंतुओं को रहना मुश्किल साबित हो सकता है। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्रांति के पूर्व की तुलना में 1.5 से 2 डिग्री भी तापमान यदि पृथ्वी का बढ़ा तो इससे अभूतपूर्व नुकसान होगा। 20वीं शताब्दी पिछले 1000 वर्षों में सर्वाधिक गर्म सदी थी। 20वीं शताब्दी का मतलब है कि 1901 से लेकर 2000 ईस्वी तक, यह पिछले 1000 वर्षों में सबसे गर्म सदी था। और आप लोग अनुभव भी करते हैं कि लगातार हर साल गर्मी बढ़ती चली जा रही है, पसीना छूटते चला जा रहा है और हर साल एक नया रिकॉर्ड बनते चला जा रहा है। 2016 हाल के वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष था। उसके बाद 2019 भी सर्वाधिक गर्म वर्ष की श्रेणी में दूसरे नंबर पर था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए उत्तरदायी है। यह जीवाश्म ईंधनों के जलने से, ज्वालामुखी के फटने से, जीव जंतुओं या फिर समस्त जीवों के श्वसन से, वनस्पतियों के सड़ने गलने से इसमें लगातार वृद्धि होती है और यह पृथ्वी के तापमान के बढ़ाने में सहायक होता है। पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% था, जबकि अब यह बढ़कर के 0.04% हो गया है। दूसरी गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस हमारी सुख सुविधा और विलासिता की देन है, क्योंकि हम सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एरोसोल यानी कि जो हम लोग फोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, AC, रेक्सिन और स्प्रे आदि में यह उपयोग होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगली गैस है मीथेन। वायुमंडल में मीथेन की मात्रा बहुत कम है, 0.0002%, लेकिन यह भी ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देता है। यह धान की खेती, पशुपालन, प्राकृतिक दलदल भूमि, कोयला के खनन आदि जैविक पदार्थों के जलने से वायुमंडल में फैलता है। अगली गैस है N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के कृषि कार्यों में प्रयोग से वायुमंडल में फैलता है। जैविक और जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी यह फैलता है। अगली गैस है हैलोन। यह एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व है। इसका ज़्यादातर उपयोग अग्निशमन उपकरणों में और वायुयानों में प्रयोग होता है। यह हैलोन ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। अब हम स्क्रीन पर एक टेबल देखेंगे जिसमें हम विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस में कितना योगदान है और कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कितनी गुना अधिक खतरनाक हैं और इनका जीवन काल क्या है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस में के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान 60% है। CFC इसका ग्रीन हाउस के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग में 24% योगदान है और इसका जीवन काल 60 से 130 वर्ष होता है। मीथेन गैस CH4 10% इसका योगदान है और यह कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना अधिक खतरनाक है। इसका जीवन काल 11 वर्ष है। अगली गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसका ग्रीन हाउस में 6% योगदान है और कार्बन डाइऑक्साइड से यह 320 गुना अधिक खतरनाक है
और इसका जीवन काल 150 वर्ष है। अब हम एक और तालिका के द्वारा या टेबल के द्वारा समझेंगे कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन किन माध्यमों के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं। पावर स्टेशन, जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है, जैसे कोयले को जला करके जहाँ थर्मल पावर का उपयोग होता है, वहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है, वहाँ 21% वहाँ से ग्रीन हाउस निकलता है। उद्योगों से यानी इंडस्ट्रीज से 17%, गाड़ियों तथा यातायात से 14%, कृषि कार्य से 13%, जीवाश्म ईंधनों के जलने से 11%, रिहायशी क्षेत्र से 10%, बायोमास के जलने से 10% और कचरा के जलने से 4% ग्रीन हाउस गैस निकलता है। अब हम देखेंगे कि पूरे विश्व में इसको ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले कौन कौन देश हैं। तो इसमें है चाइना, अमेरिका, रूस, भारत। ये 4 टॉप के देश हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वायुमंडल में करते हैं। तो अभी तक हम लोग कारणों में देख रहे थे कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो दूसरा कारण है ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत का ह्रास। पृथ्वी के वायुमंडल में 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है। इसका एक पूरा कवर है जो पृथ्वी को एक लिफाफे की तरह सुरक्षित रखता है, ढक के रखता है। यह ऑक्सीजन के 2 अणु में जब एक अणु मिलता है तो O3 ओजोन का निर्माण होता है। परंतु इस परत को CFC गैसों से नुकसान पहुंचता है और इसमें छिद्र होने लगता है, और इसमें छिद्र होने से पृथ्वी की पराबैंगनी किरणें भी इसकी सतह तक पहुंच जाती हैं, और ये खतरनाक किरणें पृथ्वी पर तमाम प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती हैं। चर्म कैंसर, आँखों के रोग, म्यूटेशंस इत्यादि प्रमुख हैं, और इनके पृथ्वी पर पहुंचने से पृथ्वी के तापमान में बहुत तेज़ गति से वृद्धि होने लगती है। तो हमें चाहिए कि ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए जो गैसें हैं, मददगार गैसें हैं CFC, उनका उत्पादन कम से कम करें। अगला कारण में हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की अंधाधुंध कटाई। पृथ्वी पर जनसंख्या के लगातार बढ़ने से संसाधन के ऊपर बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है। तो कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए तथा उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमें वनों को काटना पड़ता है, और इन वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आ जाती है, क्योंकि पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना शोषण कार्य करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग एक कोशिश कर सकते हैं कि 2006 में एक हॉलीवुड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, द इनकन्वीनिएंट ट्रूथ। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के भयानक परिणामों और इसकी विभीषिका को दर्शाया गया है। तो आप लोग इस फिल्म को देख सकते हैं और इसके प्रभावों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रभावों को एक एक करके बताऊंगा। समुद्री जल स्तर में वृद्धि। 21वीं सदी के अंत तक समुद्री जल स्तर में वृद्धि लगभग 3 मीटर तक हो सकती है, क्योंकि इससे हिम क्षेत्र और अटलांटिक की बर्फ पिघल जाएगी। तो इस तरह कई छोटे छोटे द्वीप और तटीय भाग डूब जाएंगे। तुवालू, कार्टरेट, मालदीव जैसे द्वीपीय देशों के डूबने की संभावना व्यक्त की जा रही है। समुद्री जीवमंडल बुरी तरह प्रभावित होगा।
इससे समुद्र में रहने वाले कई प्रजातियों के विनाश की संभावना है, जिसमें सील, पेंगुइन, व्हेल इत्यादि को ज़्यादा खतरा है। इससे मछलियों की कई प्रजातियां भी लुप्त हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन के होने से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मौसम और जलवायु में अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी, जो आप कभी पहले अनुमान नहीं किए हैं, पहले देखे नहीं हैं, वैसी घटनाएं होंगी। जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी देखिए राजस्थान में हर साल बाढ़ आ रही है और जहाँ पे बाढ़ आती थी वहाँ पे सुखाड़ भी आ रही है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के द्वारा ही हो रहा है। इसी प्रकार जमीन की उर्वरता घट जाएगी, जिसमें खेती कर रहे हैं उसमें पैदावार कम होगी, फसलों का उत्पादन खराब हो जाएगा, गुणवत्ता खराब हो जाएगी और कई प्रकार के रोगों का सामना हमारी फसलों को करना पड़ेगा, जिससे बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होने लगेंगी। आप लोग जानते हैं कि कोरल रीफ होता है, कोरल जो कि समुद्र में पाया जाता है और समुद्र के बायोम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके नष्ट होने से समुद्री बायोम घट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, स्वच्छ जल की कमी हो जाएगी, पेयजल संकट गहराने लगेगा क्योंकि इससे जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा। जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे विलुप्त होने लगेंगे। रेड लिस्ट इसीलिए बनाया गया है यूएन के द्वारा, इसमें विलुप्ति के कगार पर जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका नाम इसमें रहता है। तो यह रेड लिस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। नई नई लाइलाज बीमारियां उत्पन्न होंगी। आप देख लीजिए, अभी हम लोग कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। पहले से कैंसर, एड्स ये कम था क्या? हिम नदियाँ सिकुड़ती चली जाएंगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, मानवता पर संकट उत्पन्न हो जाएगा, खाने के लिए दाने नहीं बचेंगे और पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकें। तो इसके रोकने के कई उपाय हो सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाना होगा। हम तो यही मानते हैं कि सारी समस्याओं का जड़ यही जनसंख्या है, जो बहुत अधिक संसाधनों का डिमांड करता है और संसाधनों के लिए हमें कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उद्योगों की स्थापना करनी पड़ती है, कृषि का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ता है और इन सब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। वनों की कटाई करनी पड़ती है, लेकिन वनों की कटाई यदि करना है तो उसको सेलेक्टिव कटिंग करना होगा। सेलेक्टिव कटिंग का मतलब हमें दो में से एक वृक्ष चुनना होगा, जो ज़्यादा पुराना हो गया है या फिर जो सूख गया है उसको काटना होगा, जिसका आयु अभी बचा हुआ है उसको रोकना होगा और काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्षों को भी लगाना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लानी होगी। नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा ताकि हमें जीवाश्म ईंधन जला करके ऊर्जा उत्पन्न न करना पड़े। प्राकृतिक संसाधनों का रेशनल यूज करना होगा, यानी कि अपनी बुद्धि विवेक से उपयोग करना होगा कि किसको काटे किसको छोड़ें। CFC की जगह HCFC का उपयोग करना होगा और HCFC की जगह पर भी उसके नए विकल्पों की खोज करनी पड़ेगी। अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले देशों को आगे आकर के पहल करना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना पड़ेगा। जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। उद्योगों से जहरीले गैसों को वायुमंडल में छोड़ने के पहले उनको परिष्कृत करना होगा और सतत विकास की अवधारणा पर मानवीय विकास की कहानी लिखनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी देश या संयुक्त राष्ट्र इनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। कई देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कम साबित हो रहे हैं, नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। हालांकि बड़े देश अपने औद्योगिक विकास को भी जारी रखना चाहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं।
मार्केट पर पकड़ चाहते हैं और इसके लिए वो अधिकाधिक या अंधाधुंध औद्योगिक उत्पादन कर रहे हैं, जिससे खतरनाक गैसें वायुमंडल में फैल रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और संपूर्ण विश्व की संसार की सभी देशों के द्वारा कई पहल हुए हैं ताकि इस अपनी सुंदर पृथ्वी को बचाया जा सके। इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई, कई सम्मेलन हुए। उनका मैं संक्षेप में आपको वर्णन कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, एक फ़ोटो है, उसमें एक टेबल बना हुआ है। इसमें मैं सम्मेलन के बारे में, कब हुआ था, वर्ष के बारे में और उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा है। तो पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। यह 1972 में हुआ था और इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यह किसी भी प्रकार के का पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। 16 सितंबर 1987 को यह सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। रियो सम्मेलन, या इसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, 1992 में हुआ और यह जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला है क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल। यह 1997 में हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करके उनके उत्सर्जन में कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लोग एक एग्रीमेंट पर साइन किए। जोहानसबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ और इसमें सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसका मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए संसाधनों का मितव्ययितापूर्वक या विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना, ताकि हम लोगों के बाद भी इस पृथ्वी पर सब कुछ बचा रहे हमारी आने वाली पीढ़ियों के इस्तेमाल के लिए। अगला है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। इसमें विकसित देशों पर यह लाद दिया गया कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर 1990 के स्तर पर ला दो। यानी कि हम ये मानते हैं कि विकसित देश ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो उन पर यह थोपा गया कि 1990 के स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था उतने पर अपना उत्सर्जन लाना है, यानी कि उसमें कटौती करना है। अगला सम्मेलन हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। इसमें सभी देशों ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसमें यह था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करेंगे और एक लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना भी इसमें रखी गई और उसी के तहत सभी देशों को अपना विकास करना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक ज्वलंत समस्या है जिसमें हम सबों को सहयोग के द्वारा इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन कम कर सके। यानी कि हमें जो सनातन परंपरा रही है उसके अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। फ्रिज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम सब पर्यावरण के संरक्षण में और सतत विकास में अपना योगदान दे सके, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकते हैं, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें दोष ही देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।